बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी, वीकेंड आपने अच्छे से गुजारा होगा, फैमिली टाइम सोशलाइज किया होगा, फ्रेंड से मिले होंगे, कुछ भी आपने सोचा होगा। अल्लाह करे कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा हो और आपने टीवी अगर देखा है तो आप अप टू डेटेड होंगे। नॉर्मली वैसे मैं संडे को रात को कुछ कोशिश करती हूँ कि अपडेट ले लूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट ये मेरा काम है, ये कि मैं कोई अजीब सी बात कर रही हूँ, लेकिन स्टिल कल मैंने कोई अपडेट नहीं लिया और सुबह मैंने उठकर थोड़ी कोशिश की कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो चल सब कुछ वही रहा है जी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट शंघाई ताउन तंजीम या कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करें, जो SCO का सरबराही इजलास है वो कल इस्लामाबाद में होने जा रहा है। आपको पता है इससे पहले PTI ने एहतजाज की कॉल दी है और ये एहतजाज की कॉल की वजह से बहुत सारे जो कह लें सिक्योरिटी कंसर्न्स भी उठते हैं कि ज़ाहिर है PTI इतने अहम मौके के ऊपर इस्लामाबाद के अंदर जब इतनी बड़ी एक कॉन्फ्रेंस जिसको पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है, इस सारी सूरत हाल में एहतजाज की कॉल देना, और पार्टी के अंदर से भी इस हवाले से बहुत सारे कंसर्न्स अपनी जगह मौजूद हैं। दूसरी जानिब कुछ PTI रहनुमा ने कहा है कि जी बानी PTI से हमारी मुलाकात करा दें तो हम एहतजाज की कॉल वापस ले लेंगे। क्या ये एहतजाज की कॉल देना और इतने अहम इवेंट के ऊपर जब इस्लामाबाद SCO का जो इजला कॉन्फ्रेंस है उसको होस्ट करने जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो वज़ीर आज़म या सफ़ीर आने वाले हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। सजाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच सजाद साहब, बहुत शुक्रिया। आई होप यू आर डूइंग वेल। ये जो सबसे पहले तो मैं इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करूँगी, और अब तक भारत हो, रूस हो, ईरान के वफूद पाकिस्तान पहुंच चुके हैं इस कॉन्फ्रेंस के लिए। बड़ा इम्पॉर्टेंट एक इवेंट है जो पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के अंदर होने जा रहा है। सबसे पहले तो इस इवेंट की इम्पोर्टेंस के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगी। नहीं, इस लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है। वैसे ये कॉन्फ्रेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। शंघाई कोऑपरेशन तंजीम जो है ये उस वक्त बनी थी, 2001 में कानून बनी थी, जब खित्ते में अफगानिस्तान में ख़ास तौर पर नेटो की अफवाज आ गई थी। जब नेटो की अफवाज आ गई तो पहली बार चीन ने इनिशिएटिव लिया और रूस को अपने साथ शामिल करके 2 सेंट्रल एशिया के ममालिक को मिलाकर एक 4 ममालिक ने एक तंजीम बनाई, और तंजीम ये कहा कि ये हम नेटो के ख़िलाफ़ नहीं बना रहे, बल्कि मुल्क में इस इलाके में खित्ते में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक इत्तेहाद बना रहे हैं। कहा गया, समझा यही गया कि नेटो की मौजूदगी की वजह से कि देखिए नेटो कहीं यूरोप के में ऑपरेट करना था उन्हें, वो यहाँ आके ऑपरेट कर रहे थे, ये तंजीम बनी है। ऐसा ऐसा ये तंजीम फैलती गई और फैलते फैलते ये कि पाकिस्तान और इंडिया भी इसके रुकन बनाए गए, और जब पाकिस्तान इसका रुकन बना है काज़ाकिस्तान में तो एजाज़ हासिल है मुझ जैसे लोगों को कि हम वहाँ मौजूद थे। और मुझे याद है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो थे सरताज अजीज़ साहब ने, उन्होंने नाश्ते की मेज़ पर हमें 2-4 लोगों को बताया कि इस काम में चीन ने हमारी मदद की है, क्योंकि रूस चाहता था कि इंडिया इसका रुकन बने, और चीन ने इस पर कहा कि अगर इंडिया, ज़ाहिर है कि चीन के तो रूस से इंडिया से इख्तलाफ थे, लेकिन उसने कहा कि इंडिया को मैं इस शर्त पर रुकन बनाने के लिए तैयार होता हूँ अगर आप पाकिस्तान को भी रुकन बना लें। तो इस तरह पाकिस्तान और इंडिया एक ही वक्त में रुकन बन गए, और इसमें चीन ने हमारी बड़ी मदद की और रूस को इस बात को झुकना पड़ा और मानना पड़ा। उस वक्त से हमारे रूस के साथ ताल्लुकात भी बेहतर होना शुरू हुए हैं, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम इंतज़ार में हैं कि पुतिन कब पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान का दौरा करते हैं, जो कि कई वजह की बुनियाद पर पोस्टपोन होता जा रहा है। तो ये कॉन्फ्रेंस इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि एक तो चीन के साथ चीन के वज़ीर आज़म कई साल के बाद पाकिस्तान आ रहे हैं, और हम फिर CPEC को एक तरह से एक नई शक्ल में रिवाइव करने जा रहे हैं। तो एक इस लिहाज से अहम है। दूसरा इस लिहाज से अहम है कि खित्ते के ममालिक के साथ, खासतौर पर सेंट्रल एशिया के ममालिक के साथ और रूस और चीन के साथ हमारे ताल्लुकात की एक नई नौइयत जो है वो सामने आएगी। हम उसको बेहतर तौर पर अपने मफाद में इस्तेमाल कर सकेंगे, और इस लिहाज से ये भी बहुत अहम है। गालिबन इस्लामिक समिट के बाद जो भुट्टो साहब के ज़माने में हुई थी, और जिसमें पाकिस्तान टूटने के बाद जो बाकी पाकिस्तान बचा था, जिसको आज नया पाकिस्तान कहते हैं, उस नया पाकिस्तान को एक हौसला दिलाने के लिए सऊदी अरब ने हमारे यहाँ OIC का इजलास कराया था। तो उतनी बड़ी समिट के बाद ये दूसरी बड़ी समिट है जो पाकिस्तान में हो रही है, और शंघाई तंजीम की पहली
पहली बार एक सबक जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आई है मेज़बानी, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट इसकी वक़्त है, अहमियत है और अल्लाह करे कि ये कामयाब भी हो इंशाल्लाह। और इस कामयाबी में पाकिस्तान अपना हिस्सा भी दे। डेफिनेटली हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है और जैसे आपने बड़ी अच्छी इसका बैकग्राउंड भी सजाद साहब शेयर किया कि ये जिस तरह से इसका आगाज़ हुआ एंड यू आर पार्ट ऑफ दैट इवेंट, जब भी इस पाकिस्तान को इसमें शामिल किया गया, डेफिनेटली अच्छी चीज़ है। लेकिन ऐसे मौके के ऊपर जी पीटीआई की जो एहतजाज की कॉल है, ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है जो पाकिस्तान के अंदर होनी जा रही है और जैसे आपने खुद कहा कि कई साल के बाद चीनी प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आ रहे हैं, दीगर ममालिक के वफूद आ रहे हैं, खत्ते के अमन की सूरत हाल के हवाले से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होनी है। हम क्या मैसेज देंगे जी इस्लामाबाद में उस वक्त एक जो जमात है वो अपना एहतजाज कर रही होगी, जबकि हम खत्ते के अमन के हवाले से इतने बड़े पैमाने पर भी इस कॉन्फ्रेंस में बात होगी कहीं ना कहीं, तो ये एक मैसेज तो अच्छा नहीं जाएगा सजाद मीर साहब? मेरे ख्याल में यहाँ तो पीटीआई फ्रस्ट्रेट हो गई है, जहाँ उनका दिमाग बिल्कुल चल गया है। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ जमहूरियत के नाम पर यह कुछ किया जाता हो जहाँ किया जा रहा है। एमक्यूएम ने एक ज़माने में कहा था कि मंजिल नहीं लीडर चाहिए, और फिर वो ये हुआ कि उन्हें अपने लीडर से जान छुड़ाना पड़ी, फिर ही वो आगे बढ़ सके। आज इनका भी यही कहना है कि हमारे लीडर को रहा करो, पाकिस्तान की ऐसी तैसी कुछ खराब जाता है तो जाए, दुनिया का मैसेज तो पहुंचेगा। लोग ऐसे नहीं कह रहे कि यहूदी लॉबी काम कर रही है, इसराइल को तस्लीम करना चाह रहे हैं। अब वो तस्वीरें वही फिर छप रही हैं जो इनके बच्चों की परवरिश यहूदी खानदानों में हो। ज़ाहिर है आप क्या कहा जा सकता है, वो एक पर्सनल बात आ जाती, कहना नहीं पड़ती, लेकिन हद कर दी है उन्होंने। आप एहतजाज करना चाहते हैं तो इस बात पे एहतजाज करना चाहते हैं हमें मुलाकात करने दो तो हम एहतजाज खत्म कर देंगे, ये क्या बात हुई? और इसके चांसेस हैं सजाद मीर साहब कि आज इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाएगी तहरीक इंसाफ की, तो ये मनसूख कराने की कोशिश तो अपने तौर पे की जाएगी, लेकिन शर्त यही है कि अगर बानी पीटीआई से मुलाकात करवाएंगे तभी एहतजाज मनसूख करने के वाले से सोचा जाएगा। नहीं, उन्होंने ये कहा है, लेकिन इन्होंने इन प्रिंसिपल तो इस पर एग्री नहीं किया कि मुलाकात कराएंगे। उन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी कर लो जो करना है, ना तुम्हें एहतजाज करने देंगे, ना तुम्हें एहतजाज करने की हिम्मत पड़ेगी, और ना तुम इस तरह की कोई बात कर सकोगे, करने की कोशिश करेंगे तो सख्ती से निपटेंगे। लेकिन बात यह कि ये कर क्यों रहे हैं आप? यानी एन इस मौके पर अगर आप कहते हैं हमें एहतजाज करें तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये कोई जमहूरियत है? भाई इसी को फाशिज्म कहते हैं, इसी को एक्सट्रीम राइट कहते हैं आजकल, और एक्सट्रीम राइट का यही एटीट्यूड हुआ करता है, और इसी एटीट्यूड से हिटलर पैदा हुआ था, और इसी एटीट्यूड से पिछले दिनों में यूरोप में उन लोगों को आगे लेकर आए थे जिसको हम आज एक्सट्रीम राइट कह रहे हैं, और दुनिया परेशान हो गई थी ट्रंप के बाद कहीं यूरोप भी उसी ड्रॉ में ना बैठ जाए। आज भी वही खतरा वहां मंडला रहा है, और पाकिस्तान में यह खतरा तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है। और इस आप कहेंगे जमहूरियत के नाम पर ये किया, उसको जमहूरियत के हकूक देना चाहिए। भाई अगर जमहूरियत के नाम पे किया तो पहले तय करो कि 9 मई का जो वाकया हुआ था वो करने वाले कोई पार्टी जमहूरी पार्टी हो सकती है, और अगर वो सारा काम इस पार्टी ने किया है तो स्टेट क्यों उस पर आप एक्शन नहीं ले रही? स्टेट क्यों इससे मिलते से काम ले रही है? सजाद मीर साहब, अभी आपने बात की है, जाहिर है अब इस पाकिस्तान के अंदर, या हम अभी कराची में रिसेंटली वाकया देखें जहाँ पे भी चीनी बाशिंदों की वैन के ऊपर हमला हुआ और उसमें हलाकत का मामला भी हुआ। सिक्योरिटी थ्रेट्स अपनी जगह मौजूद हैं, अभी भी जो ईरान के वफूद हैं या चीन के हैं, किर्गिस्तान के हैं, इन सबको बड़ी सख्त सिक्योरिटी में इस्लामाबाद पहुँचाया गया है। सिक्योरिटी थ्रेट्स अपनी जगह मौजूद हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर एहतजाज करना, जाहिर है इदारे अपने तौर पे काम कर रहे होंगे, फोर्सेस अपनी डिप्लॉय की होंगी, बट स्टिल एक पार्टी इंटरनली एहतजाज कर रही होगी। ऐसी सूरत हाल के अंदर बहुत सारे कंसर्न्स अपनी जगह मौजूद हैं। एक हद तक आप एहतियात कर सकते हैं, इतने बड़े पैमाने के ऊपर एक चीज़ को होस्ट किया जाना, क्या थॉट प्रोसेस है जी इनका? या तो आपने भी फ्रस्ट्रेशन के हवाले से बात की, फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह, लेकिन वो ये समझते हैं सजाद मीर साहब के ऐसे मौके के ऊपर जब पाकिस्तान के अंदर इतनी अहम एक्टिविटी हो रही है, एक प्रेशर बिल्ड होगा जी हुकूमत के ऊपर अगर हम ऐसे मौके के ऊपर एहतजाज करेंगे तो। देखिए ये बिल्कुल वही सूरत हाल है जो कराची का वाकया हुआ है। वो तो जिम्मेदारी कबूल कर दी है BLA ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। वो लोग इतने बढ़ गए हैं, और उनका खास तौर पर पख्तूनों के उस ग्रोह के साथ जो कि वहाँ एक हंगामा किए हुए हैं, उनके साथ एक तरह का इत्तेहाद भी दिखाई देता है। तो जब टेररिज्म इतनी सख्ती के साथ जहाँ मौजूद हो, उस वक्त हमें ज़्यादा सख्ती के साथ इस पर कारगर रहना चाहिए।
आलमी कुव्वतें हिंदुस्तान के साथ मिलकर ये चाहती हैं कि सी पैक को लपेट दिया जाए। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो भी तब्दीलियां आ रही हैं, चाहे वो आइन जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, चाहे कुछ और है, उसके बारे में हमारा कुछ भी रद्द अमल क्यों ना हो, कुछ भी राय क्यों ना हो, लेकिन इस वक्त जरूरत इसलिए पड़ी है कि आलमी ताकतें किस तरह चाहती हैं कि पाकिस्तान का सेटअप ऐसा बनाया जाए, ऐसा बन जाए कि सी पैक रोल पैक हो जाए। तो सारा मसला था, लड़ाई शुरू क्या हुई थी, क्या निकाला गया था पुराने हुक्मरानों को, नवाज शरीफ वगैरह को, सी पैक का झगड़ा था और क्या झगड़ा था। मैं तो उस वक्त भी ऑन रिकॉर्ड हूं कि मैंने कहा था कि सी पैक इसको ले डूबेगा, और उसके बाद IMF, उसके बाद जितनी हुकूमत आई उससे क्या किया, बाद में आने वाली हुकूमत ने, इमरान की हुकूमत ने सी पैक को लिपेटा ना जी। अब फिर वही मसला पैदा हुआ है कि जी आने वाले सी पैक के साथ मिल गए हैं, और गालिबन पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी अफवाज जो है वो भी अब अमेरिका की डिक्टेशन को उस तरह कबूल करने को तैयार नहीं है जिस तरह एक तस्वर किया जाता था कि माजी में कबूल करती रही हैं। वो सी पैक की अहमियत से वाकिफ हो गई हैं, वो पाकिस्तान की तरक्की चाहती हैं। ये वो सूरत हाल है जिससे मगरब की ताकतें, अमेरिका की ताकत जो है खास तौर पर बड़ी परेशान है, और उन्होंने सारा टारगेट एक शख्स को, आर्मी चीफ को बना रखा है, और आर्मी चीफ के साथ अब उनको हमारा चीफ जस्टिस भी एक आंख नहीं पाता। ये अफराद की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है आपके नजरियात की लड़ाई। आप कहते हो कि ये लोग तो हैं अमेरिका की डिक्टेशन को उस तरह कबूल नहीं कर रहे जिस तरह किया जाना चाहिए, और ये सी पैक को वेलकम करना चाह रहे हैं, और यही नवाज शरीफ का कसूर था, और यही वो बात थी जिसने इमरान शरीफ, आप देख लीजिए इमरान शरीफ का पूरा दौर, इमरान खान का पूरा दौर क्या किया उन्होंने, सी पैक को रोल बैक ही किया ना। रज़ाक दाऊद ने पहले दिन कह दिया था कि 1 साल के लिए मौखर कर दो, वजीरों ने कहा कि इंक्वायरी कराई जाए, क्या काम हुआ सी पैक का 3.5-4 साल में। और चीनियों से पूछो, रोते फिरते हैं इस मामले के। जिस तरह आपने सी पैक के बारे में कहा कि इसमें करप्शन हुई है, और फिर वो एक्सपोज हुए, करप्शन के लगाए गए इल्जाम सारे झूठ हैं, वो इंतहा है अपनी। इतना हमारा दोस्त और उस पर आपने ऐसे इल्जाम लगाए, अब उसका रिजल्ट ये है कि अब फिर जब सी पैक आने वाला है और ये कॉन्फ्रेंस उसमें मुआवन और मुम्मिद साबित हो रही है, और चीन जो है वज़ीर आज़म बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, तो ये फिर चीज पड़े हैं, फिर चाहते हैं कि ये सारा सेटअप लपेट दिया जाए, और जो यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इसको मजबूत किया जाए, और उसके लिए जो कुछ भी किया जाए, वो जमहूरी है कि नहीं है मैं कुछ नहीं कहता, आईनी है कि नहीं है मैं कुछ नहीं कहता, वो पाकिस्तान के लोगों को इस तरह जमहूरियत के नाम पे आप कहें कि जुडिशरी पर ये नहीं करो, फलान जगह ये नहीं करो, ये फलान जगह ये नहीं करो, अगर ये सारी ताकतें सी पैक को रोल बैक करने के लिए लगी हैं अमेरिका की ख्वाहिश पर और उनकी को खुश करने के लिए, तो मेरे ख्याल में फिर कर देना चाहिए, देखा जाएगा जमहूरियत भी ऐसे। अच्छा मीर साहब, ये मामला तो हो गया इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, लेकिन आईनी तरमीम का मामला अभी तक अपनी जगह पे मौजूद है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी हों, नवाज शरीफ साहब हों और असद कैसर साहब हों, उनकी जो मौलाना फजल रहमान साहब है उनसे टेलीफोनिक राबता हुआ है और मनाने की कोशिश हो रही है, या जो भी सूरत हाल है। ये जो आईनी तरमीम का मामला है, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि बड़ा सेंसिटिव मामला है, और जिसको जिस तरह से बात हो रही है, जिस तरह से मौलाना साहब की जो कह लें बीच में रेलिवेंट होने का मामला है, और फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी हों, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंस की हामिल हैं। क्या समझते हैं जी जो आईनी तरमीम का मामला है, इस पर कुछ पेशरफ्त आपको नजर आ रही है? देखिए बात यह है कि ये हो जाएगी, इसलिए हो जाएगी कि जो सूरत मैंने अभी आपको बयान की है, आलमी सूरत हाल, सी पैक की सूरत हाल और मगरबी ताकतों की कोशिश इस तरह ये तरमीम ना हो, और वो कुव्वतें आप ताकत में रहें जो सी पैक को रोल बैक करना चाहती हैं, और IMF को उस तरह देखना नहीं चाहती जिस तरह अमेरिका या उसके हवाले देखना चाहते हैं, तो उन कुव्वतों के लिए लाजमी है कि ये तरमीम ना हो। और मेरे ख्याल में इस तरमीम का होना इसलिए ज़रूरी है कि अब हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने भी तय कर लिया है कि हम इन पाकिस्तान के मफाद में सी पैक के उन मनसूबों की तरफ आगे बढ़ेंगे जो इस वक्त पेंडिंग पड़े हुए हैं, और जिसके हवाले से आसानी के साथ IMF भी इतराज़ नहीं कर सकेगा। और मेरे ख्याल में इसलिए ये तरमीम जो है ना हो जाएगी। कैसे हो जाएगी मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस हो जाएगी, समझ लीजिए।
ठीक है, आपके मुताबिक ये तरमीम हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच सजाद मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सजाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे जी। SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जी, कल से इसका आगाज़ होगा। बड़ी अहम इवेंट है जिसको पाकिस्तान होस्ट करने जा रहे हैं। इस हवाले से हम आपको मज़ीद भी अपडेट देते रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। SCO कॉन्फ्रेंस के हवाले से हमने ब्रेक से पहले भी बात की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। कल से शुरू हो रहा है ये इजलास इस्लामाबाद के अंदर, जिसमें गैर मुल्की वफूद के सिलसिले के आने का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। अब तक भारत के हवाले से बात कीजिए, रूस, किर्गिस्तान और ईरान के वफूद पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। कराची में जी चीनी शहरियों पर जो हमला है, उसके बाद इस्लामाबाद में जो सिक्योरिटी है वो हाई अलर्ट है। इस इजलास की अहमियत क्या है पाकिस्तान के हक़ में, ये कितना ज़रूरी है, और ये क्या ये इजलास पाकिस्तान के लिए किसी किस्म की जो सफारती कामयाबी है उसका बाइस बन सकता है, इसमें भी बात करेंगे। इसमें पाकिस्तान के हवाले से भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर मुख्तलिफ तज्ज़ियाकारों का ये कहना है कि इस इजलास की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम आलमी सतह पर तनाव की सूरत हाल देख रहे हैं, ऐसी सूरत हाल पे आलमी मंजरनामे पे जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उस पर भी बात हो सकती है, और पाकिस्तान का जो इसमें रोल है वो भी अदा हो सकता है। और वहीं पे ये इजलास ईरान और इजराइल कशीदगी के हवाले से भी क्या इसमें कोई डिस्कशन हो पाएगी या कोई हतमी सूरत हाल निकल आएगी, इस हवाले से बात करेंगे। फॉर्मर एम्बेसडर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील अहमद खान। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये जो SCO कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं पहले भी बात कर रही थी, और इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। जिस तरह हमने देखा है कि इंटरनेशनल अरीना के ऊपर जो ख़बरें हैं, जो मामलात हैं, उस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान का इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट करना और बहुत सारे गैर मुल्की वफूद का पाकिस्तान आना, चीनी प्राइम मिनिस्टर का आना, बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट भी है। जी हाँ, इसके कई पहलू हैं और आपने अपने इंट्रो में भी उसको बयान कर दिया, लेकिन जो आखिरी पहलू आपने जिक्र किया है ईरान के हवाले से और खित्ते में कशीदगी के हवाले से, वो यकीनन महसूस होता है कि तमाम सरबराहान जो हुकूमतों के आ रहे हैं वो उनकी तकारीर में ये चीज़ें शामिल होंगी, बल्कि बहुत सारे मामलात में सरफहरिस्त होंगी। लेकिन SCO के मकासद ये एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है जो कि यूनाइटेड नेशंस के चैप्टर 8 के तहत इसे बनाया गया है, और उस लिहाज से इसके बहुत सारे पहलू हैं, और जिसमें ट्रेड है, कॉमर्स है, कल्चर है, उसके अलावा एक्सचेंजेस हैं, उसके अलावा पॉलिटिकल कंसल्टेशन है, रीजनल सिक्योरिटी है। अब जब हम बात कर रहे हैं ईरान की, तो रीजनल सिक्योरिटी तो SCO में भी है, लेकिन आप इसके बरक्स देखें कि दुनिया में सिर्फ एक वाहिद इदारा है जो कि नेटो का है, जो कि प्योरली और खालिस्तन सेल्फ डिफेंस और कलेक्टिव डिफेंस के लिए बनाया गया है। SCO ऐसे काम के लिए नहीं बनाई गई थी, लेकिन उसमें एक कंपोनेंट है। लिहाजा इसीलिए जो इस वक्त खित्ते की सूरत हाल है, और SCO एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो खित्ते में जो इस वक्त कशीदगी है, जो हिजानियत है, वो पूरी दुनिया के लिए एक तशवीश का बायस है। तो हर सरबराह इस पर जिक्र करेगा, और मेरी तो यही ख्वाहिश है कि इजराइल को अगर थोड़ी सी भी अकल हो तो इस दौरान में, उसने तो फैसला किया हुआ है ईरान पर, तो उसने हमला करना ही करना है। कब करेगा, किस वक्त करेगा, इसका तयन तो पता नहीं किसी को, उनको ही पता होगा। तो लिहाजा आई होप कि it doesn't happen during this session of the summit। तो अगर ये सिलसिला यस इसमें होगा, और उसके अलावा पाकिस्तान के लिए आप दूसरा पहलू जो आपने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया, पाकिस्तान के लिए इसकी अहमियत कुछ इस तरह भी है कि जितने भी मल्टीलैटरल फोरम इस नौइयत के और इस खासियत के जब होती हैं, तो वो मुल्क जो होस्ट होता है उसकी इज्जत व नामूस व तकरीब में इजाफा होता है अगर वो खुश असलूबी के साथ हो जाए। मेरी भी ये तमन्ना है, हर पाकिस्तानी की ये तमन्ना है कि अल्लाह करे ये इवेंट खुश असलूबी के साथ हो जाए। खुश असलूबी के साथ होने में 200 के करीब मीडिया के अफराद यहाँ आए हुए हैं दुनिया भर से। वो जो कवरेज करेंगे तो अच्छी बातों की कवरेज करें, कहीं ऐसा ना हो कि आंसू गैस की, शलों की और लोगों से क्लैशेस की खबरें आना शुरू हो जाएं, तो वो इस चीज़ को काफ़ी मध्यम कर देगा।
तो ऐसा आई होप कि ऐसा ना हो और कुछ ना कुछ मामला तय पा जाए हुकूमत और अपोजिशन के जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है डॉक्टर साहब कि हमें एक पॉजिटिव मैसेज देना है और एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते भी या मीडिया हाउसेज या जो भी मामला हैं कवरेज उस तरह की होनी चाहिए और सो राइट कि एक मैसेज जाए कि अगर पाकिस्तान के अंदर ये इवेंट हो रहा है तो बड़े पुरान तरीके से हो रहा है और हम इस चीज़ को बहुत बेहतर अंदाज में कंडक्ट करा पाए हैं। अच्छा जी, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर भी 4 लोगों के एक डेलीगेशन के साथ आए हैं। अब क्या समझते हैं जी, इंडिया के साथ जाहिर है इनके आने से पहले इस कॉन्फ्रेंस से पहले बहुत सारी बातें थी कि शायद पाकिस्तान की इंडिया की शमूलियत होगी या नहीं होगी, लेकिन अब उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर और 4 और लोग हैं गालिबन वो भी पाकिस्तान आ चुके हैं। क्या कोई इस तरह की बायलैटरल टॉक्स हो सकती हैं इस कॉन्फ्रेंस में, या पाकिस्तान के जो सिफारती ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ या कोई भी इंपॉर्टेंट इशू कश्मीर के हवाले से बात करें तो अभी फॉरेन मिनिस्टर नहीं आए, वफूद में से मेरे ख्याल से 4-5 लोग आ चुके हैं। क्या समझते हैं डॉक्टर साहब आप? जी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर उनके यानी फॉरेन मिनिस्टर आएंगे, उन्होंने कंफर्मेशन दे दी है और इसीलिए उनके वफूद के चंद अफराद पहले आ चुके हैं। उनका आना एक अच्छी खुशाइन बात है क्योंकि हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी गए थे उनके पास जब उन्होंने SCO का फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास किया था, तो उस लिहाज से और वैसे भी इंडिया पाकिस्तान के क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं और हुकूमत के तमाम मामला को देखते हैं, तो लिहाजा चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो तो वो हेड ऑफ स्टेट के लेवल पर जब होती यानी 2 साल में एक मरतबा जब इजलास होता है SCO का, तो उसमें फिर अपने प्राइम मिनिस्टर भेजते हैं, वगरना वो अपने फॉरेन मिनिस्टर ही भेजते हैं। तो वो एक नॉर्मल रूटीन की बात है। उनका ना आना एक तशवीश की बात थी। वो एक मल्टीलैटरल फोरम पे आ रहे हैं और उसका इंदिया दे दिया गया है कि कोई भी बायलैटरल लेवल पर यानी ऑन द साइडलाइन कोई मीटिंग नहीं होगी जयशंकर साहब से। तो लिहाजा वो बात तय है। मल्टीलैटरल पे आने के बाद 2019 में इसी तरह 2020-21 वगैरह में भी इंडिया जरा अपना एक रेटरिक जो इस्तेमाल करता है ऐसे मल्टीलैटरल फोरम पर कि जी वो क्रॉस बॉर्डर को इंट्रूजन और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और इस किस्म की बातें जो करता है, तो उससे थोड़ी बहुत जो उस पूरे मामलात की बदमज़गी हो जाती है क्योंकि ये SCO के चार्टर में बाइलैटरल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में जिक्र नहीं है, वो सिर्फ रीजनल सिक्योरिटी के बारे में जिक्र है। अगर वो बाइलैटरल कॉन्फ्लिक्ट्स रीजनल सिक्योरिटी के मामलात को इफेक्ट करता है तो तब तो उसका जिक्र किया जा सकता है, लेकिन इंडिया हमेशा इस चीज को करता है, लिहाजा उसका जवाब देना पड़ेगा। अगर ऐसा ना हो तो बेहतर है, फिर उसको कम से कम एक जो खुशाइन बात है कि इस दफा इंडिया क्योंकि वो उसे कामयाबी नहीं हुई है मकबूजा कश्मीर में, तो उस लिहाज से वो कांग्रेस ने 370 जो हमारा बुनियादी मौक़िफ़ है कि 370 का आर्टिकल को आप रिवोक कर दें, आपने जो रिवोक किया उसको दोबारा रिस्टोर कर दें, तो हमारा उनके साथ कोई और तो मामला नहीं है, तो वो हालात को बेहतर भी हो सकते हैं, तो वो उनके अपने इंटरनली मामला बेहतर हो जाएंगे। कमिंग बैक ऑन SCO, जिस मल्टीलैटरल फोरम से पाकिस्तान की, जिस तरह मैंने कहा कि बहुत सारे साइडलाइंस की जो सरबराहान से मीटिंग होगी, उसमें यकीनन पाकिस्तान को बायलैटरल मामला तय करने से ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, बायलैटरल पॉलिटिकल रिलेशंस हो गए, बायलैटरल हमारे जो एक्सचेंजेस प्रोग्राम हैं वो सारे के सारे हमारे काफ़ी सारे MOU साइन होंगे बायलैटरल लेवल पर। ये हर होस्ट कंट्री जब होस्ट करता है तो वहाँ सरबराहान आते हैं, तो उनके ममालिक से बायलैटरल मामलात को भी आगे बढ़ाया जाता है, यानी कि MOU साइन किए जाते हैं, कुछ एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं, और इस तरीके से जितने भी हेड ऑफ स्टेट्स आते हैं या हेड ऑफ गवर्नमेंट अभी आए हुए हैं या आ रहे हैं, तो उस मामले में वो ममालिक जैसे होस्ट कंट्री पाकिस्तान है वो बायलैटरल क्योंकि सारे के सारे ये सरबराहान हमारे प्राइम मिनिस्टर से भी मिलेंगे और बायलैटरल मीटिंग में उनकी टीमें होंगी, वो हमारी ट्रेड कॉमर्स और बाकी चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि खित्ते के मामले में मामलात ऐसे हैं तो बायलैटरल में ज़्यादातर ऐसा जिक्र नहीं आता है, लेकिन क्योंकि इतनी ज़्यादा तशवीश है उन ममालिक को पाकिस्तान समेत इस पूरे ग्रुप को जो SCO के मेंबर्स हैं उन सारों को तशवीश है, तो हो सकता है बायलैटरल मामला लेवल पर भी ये इस चीज़ का जिक्र आए, और अगर इस चीज़ का जिक्र आया तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस मामले में बिल्कुल वाज़ेह है, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के जनरल असेंबली की मीटिंग में बड़े वाज़ेह तरीके से बयान कर दिया था। तो लिहाजा दुनिया के बहुत सारे तग़य्युरात चेंज हो रहे हैं, तस्वीराती मामलात जो हैं वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, लिहाजा खित्ते में जो भूचाल आने वाला है उसके सिलसिले में ये
एक बड़ी इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, आपने ये तो एससीओ के हवाले से बात की है, लेकिन साथ साथ प्राइम मिनिस्टर जो चाइना के हैं उनका दौरा भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। सी पैक के हवाले से भी जब हम बात कर रहे हैं, और दूसरी जानिब गवादर एयरपोर्ट के इफ्तिताह का भी इम्कान है। तो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान आ रहे हैं गालिबन, तो आप क्या समझते जी एज ए इंडिविजुअल उनकी आमद कितनी इम्पॉर्टेंट भी है और इसमें हमारा रोल कितना इम्पॉर्टेंट हो सकता है? जी, मैंने तस्करा किया कि जब भी ऐसे सबमिट होते हैं मल्टीलैटरल लेवल पर, तो बाईलैटरल के उसमें इस्तिफादा हासिल किया जाता है। और चाइनीज प्राइम मिनिस्टर अपने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पहली मरतबा आ रहे हैं पाकिस्तान में, तो उसकी अहमियत और अफादियत तो खुद ब खुद बढ़ जाती है। और जो शुनीद है उसके मुताबिक वो गवादर का एयरपोर्ट भी इनॉग्रेट करेंगे। और गवादर एयरपोर्ट जाहिर है हमारे लिए सी पैक के हवाले से, जिसको हम गेम चेंजर कहते हैं, और तारड़ साहब ने भी इसका जिक्र किया है कल जी गेम चेंजर के हवाले से, तो ये तमाम मज़मरात जो हैं वो उसी जनब पॉइंट करते हैं। हम अपने मामलात भी थोड़े से बेहतर करें तो गेम चेंजर से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये गेम चेंज होती है। इसमें बहुत सारे, क्योंकि ये जो गवादर का हो रहा है ये फुल्ली फंडेड प्रोजेक्ट है चाइना का, इसमें पाकिस्तान के कोई फंडिंग नहीं है। और इसको कनेक्ट किया जा रहा है जो कि हुजरात टॉप पर जो बॉर्डर मिलती है चाइनीज से, उधर एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनाया है, उसे इससे कनेक्ट करके और पूरे सेंट्रल एशिया को कनेक्ट किया जा रहा है बाई एयर कॉरिडोर के तौर पर। तो इसकी अहमियत और अफादियत तो बहरहाल है पाकिस्तान के लिए बड़ी जरूरत। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जमील अहमद खान फॉर्मर एम्बेसडर हमारे साथ मौजूद थे जी। एससीओ कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात कर रहे थे और इस इवेंट की जो इंपॉर्टेंस है इसके हवाले से उन्होंने अपना कमेंट दिया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, ये हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दुनिया को बताना बड़ा ज़रूरी है। जो लोग यहाँ पे नहीं आए उनको पाकिस्तान की खूबसूरती के हवाले से, यहाँ के कल्चर के हवाले से दिखाना और बताना बहुत ज़रूरी है। सफ़र और ख़ूबसूरती जो आपको पता है इंसान को अब बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी देती है, बहुत सारे आपकी जो कह लें ना विजन को खोलती भी है। हम अक्सर अपने शो में आपकी मुलाकात ऐसे बहुत ही मनमौजी किस्म के लोगों से करवाते हैं जो सफ़र और पहाड़ों के बड़े शौकीन होते हैं। आज भी हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, तहसीन रजी साहब, जो कि नेशनल अवार्ड याफ्ता ट्रैवल व्लॉगर हैं और इसके साथ साथ वो वाहिद पाकिस्तानी फ़ोटोग्राफ़र हैं जिन्होंने पाकिस्तान के तमाम सूबों की फ़ोटोग्राफ़ी की है और उन्होंने एक साल में पाकिस्तान में 39,500 किलोमीटर्स से ज़ायद का सफ़र भी तय किया है। हर इलाके की मुनफरिद सकाफत और मंजर को अपने कैमरे की आंख में बंद भी किया है। इसके अलावा ब्रॉड पीक और K2 के एक्सपीडिशंस को भी डॉक्यूमेंट्री उस पर बना चुके हैं। तहसीन रजी अपने काम के ज़रिए, अपनी फ़ोटोग्राफी के ज़रिए, अपने व्लॉग के ज़रिए पाकिस्तान की खूबसूरती को दिखाते हैं, बल्कि कहा जाए कि उभार कर दिखाते हैं तो ये गलत नहीं होगा। इस वक्त हमारे साथ तहसीन रजी साहब मौजूद हैं, इनको हम खुशामदीद भी कहेंगे। थैंक यू वेरी मच तहसीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हम आपकी व्लॉगिंग और फोटोग्राफी के हवाले से बात करेंगे। माशाल्लाह आपने बड़ा नाम भी कमाया है और हुकूमत ने आपको वर्ल्ड टूरिज्म डे के ऊपर अवार्ड भी दिया है। अपने काम के हवाले से, इस अवार्ड के हवाले से हमें बताएं। जी वालेकुम सलाम। बिल्कुल नेशनल टूरिज़म अवार्ड हुए थे वर्ल्ड टूरिज़म डे पे 27 सितंबर को, तो उसमें मुझे बेस्ट ट्रैवल व्लॉगर ऑफ द कंट्री आप उसे कह सकते हैं उसका अवार्ड मिला। और उसके पीछे मेरी जो थी वो पिछले 12 से 14 साल की ट्रैवलिंग इन्वॉल्व थी और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में ट्रैवलिंग करके उसको फिल्माया, उसके फ़ोटोज़ बनाए और उस पर मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई जो कि पाकिस्तान की जो सफारत खाना है अमेरिका में उसमें और पाकिस्तान आर्मी और इस तरह के मुख्तलिफ़ इदारे उनमें वो डॉक्यूमेंट्रीज़ प्ले हुई और उस बुनियाद पे मुझे जो है वो बेस्ट ट्रैवल व्लॉगर फिल्म मेकर का अवार्ड जो है। दैट्स अमेजिंग। अच्छा तहसीन साहब, जैसे हमने देखा भी है और आपका काम अभी हमारी टीवी स्क्रीन पर भी चल रहा है, बहुत खूबसूरत काम है आपका और जिस तरह से आपने पाकिस्तान को कवर किया है, ये भी बताइएगा कि जब आपने फैसला किया कि पाकिस्तान को फिरना है, एक्सप्लोर करना है और इसको कैमरे की आंख में बंद भी करना है, तो ये सफ़र आगाज़ कैसे हुआ इस सफ़र का?
ट्रैवलिंग का तो मुझे शुरू से ही शौक़ था, क्योंकि मैं ख़ुद हरीपुर से मेरा ताल्लुक़ है और वो ख़ुद इटसेल्फ एक पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ तो शुरू से ही पसंद थे मुझे। फिर मैं ख़ुद जो है वो मैंने यूटी से ग्रेजुएशन किया एज अ कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग, और उसमें मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी था ऑफलाइन मैप्स। तो ऑफलाइन मैप्स पे मुझे शुरू से ही गिरफ्त थी, तो उस वजह से मैंने ट्रैवलिंग में ऐसी जगह चूज़ की जहाँ पे कोई भी इससे पहले ना गया हुआ हो। तो मैंने ऑफलाइन मैप्स बनाए उन जगहों के, और फिर उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश की, और उसमें हम कामयाब हुए। और फिर ऐसी जगह पाकिस्तान में जहाँ पे यूजुअली बाकी लोग नहीं जाते, ये कम लोग जाते हैं, उन जगहों पे मैंने फ़ैसला किया जाने का, और वो फिर वो एक्सप्लोर की। और K2 के समिट से लेके जो अरेबियन सी है, पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है, वहाँ तक मैंने एक्सप्लोरेशन की और सफ़र किया, और उसकी फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, हम आपकी जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी देख रहे हैं, बड़ा ही सीरियस और ज़बरदस्त काम है और टेक्निकली भी बड़ा साउंड है। तो क्या ये सिर्फ शौक की बुनियाद के ऊपर आपने सीखा, या इसकी कोई प्रॉपर क्वालिफिकेशन भी आपने ली है? सीखा तो मेरे कुछ दोस्त थे जो मेरे सीनियर्स भी थे ट्रैकिंग में और ट्रैवलिंग में, उनसे तो मैंने फ़ोटोग्राफी सीखी, उनके साथ सफ़र करके, उनको देख देख के भी सीखा। और बाद में ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो टेक्निकली जब तक आप एक्सपेरिमेंट ना करें तो तब तक आपको नहीं आती। तो एक्सपेरिमेंट कर कर के, क्योंकि ट्रैवलिंग ज़्यादा थी और उसमें मुख्तलिफ एंगल्स और मुख्तलिफ जगहों पे फ़ोटोज़ बना बना के जो है वो मेरी लर्निंग हुई है। ठीक है, आपने जहाँ पे पूरा पाकिस्तान ट्रेवल किया है, अभी आप बता भी रहे थे, कोई ऐसी जगह जो आपको लगी हो कि बड़ी खूबसूरत थी और आपकी मोस्ट फेवरेट रही, इस हवाले से बताएं। नार्दर्न पाकिस्तान जितना भी है वो इटसेल्फ बहुत प्यारा है। प्यारी तकरीबन सारी जगह हैं और हर इलाके की एक अलग अलग ब्यूटी है। बहरहाल मुझे जो ज़ाती तौर पे सबसे ज़्यादा पसंद इलाका है वो बलूचिस्तान की कोस्टल बेल्ट है, वो मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वहाँ पे आपको डाइवर्स लैंडस्केप मिलता है। वहाँ पे आपको समुंदर के साथ भी पहाड़ मिलते हैं, प्लेटोज़ हैं, डेजर्ट्स हैं और बड़े ज़बरदस्त साफ़ सुथरे बीचेस हैं, तो मुझे वो सबसे ज़्यादा पसंद आए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आपने अभी बलूचिस्तान का जिक्र किया है, तो कोई ऐसे इलाके जो लेसर नोन एरियाज़ हों या लॉस्ट सिविलाइजेशंस हों जो आपने अपने सफ़र के दौरान एक्सप्लोर किए हों, हमारे साथ शेयर करें। मेरी एक्सप्लोरेशंस इस हवाले से काफ़ी रही हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि मैंने ऑफलाइन मैप्स पे काम किया हुआ है, तो 3D मैप्स को देख के, नक्शे को देख के, उसके बाद वहाँ पे जगह मार्क करना और उन पे जाना। तकरीबन मैंने कोई 7 से 8 नए बीचेस जो हैं कोस्ट बेल्ट पे वो ख़ुद ढूंढे हैं जो अननेम्ड हैं। फिर इसके अलावा नॉर्थ में कई ऐसी वाटरफॉल्स हैं। हरीपुर में इटसेल्फ जो है वो बड़ी आजकल हाइप क्रिएट है, नूरी वाटरफॉल और बाकी जब की जो 7 वाटरफॉल्स हैं उसकी विजुअल्स अगर आप दिखा भी सकें तो वो मैंने ढूंढी थी। फिर इस्लामाबाद के साथ ये मोनाल के रास्ते से अगर आप हरीपुर साइड पे जाएं जबरी पे, तो नूरी वाटरफॉल जो है वो भी मैंने ही ढूंढी थी सबसे पहले, और उसकी वीडियोस और फ़ोटोज़ वगैरह जो हैं सोशल मीडिया पे फिर वायरल हो गई और मुख्तलिफ मीडिया पे भी आ गई। और इसके अलावा काफ़ी कुछ लेक्स हैं नॉर्थ में जो एक्सप्लोर किए हमने, और वो उसके बाद लोग वहाँ पे जाने लगे। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, आपने कोप एमाई भी की है और आप करते भी हैं, चूँकि कोप एमाई एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें पाकिस्तान ने पिछले 5-10 सालों में बड़ा नाम कमाया है। शरोज़ काशिफ की बात की जाए, नाइला कयानी की बात की जाए, बड़े अच्छे ज़बरदस्त माउंटेनियर्स हमारे साथ हैं इस वक्त। तो आप अपने कोप एमाई के सफ़र के हवाले से क्या बताएँ, क्या प्लान है आगे, क्या करना है और क्या समझते हैं कि माउंटेनियरिंग के शोबे में मज़ीद कैसे बेहतरी ला सकते हैं? कोप एमाई और ट्रैकिंग 2 अलग फील्ड्स हैं। कोप एमाई में टेक्निकल क्लाइंब और वो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जो कि सो फार मैंने अभी तक हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स पे कोप एमाई नहीं की, और जो लो एल्टीट्यूड माउंटेन्स हैं उन्हीं तक गया। तो मैक्सिमम जिधर तक मैं गया वो 5700 मीटर था, गंडोगोरोला। तो कोप एमाई की अपॉर्चुनिटीज़ की जहाँ तक बात है हमारे मुल्क में, तो अनलकीली हमने तो इसको एज आ स्पोर्ट्स कभी लिया ही नहीं है। अभी पिछले कुछ सालों से ऐसे हुआ है कि लोग इसकी तरफ बढ़े हैं और उसमें काफ़ी लोगों ने अचीवमेंट्स हासिल की हैं कोप एमाई में। और अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क में कोप एमाई की जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दुनिया के जो 14 पहाड़ हैं जो 8000 मीटर से ऊंचे हैं, उनमें से 5 पाकिस्तान में हैं,
फिर 7000 से ऊपर जो माउंटेन्स हैं उनकी हाईएस्ट डेंसिटी जो है वो पाकिस्तान में है। इसी तरह 6000 मीटर से ऊँचे जो है वो सैकड़ों पहाड़ हैं। तो कोई पैमाओं की तो पाकिस्तान को कोई पैमाओं की जन्नत कहा जाता है अगर बोला जाए तो। बहरहाल जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस हिसाब से यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ और वो प्रोफेशनलिज्म अभी तक नहीं है जो होना चाहिए। ठीक हो गया। आपने एक साल में पाकिस्तान का 39,500 किलोमीटर्स का सफ़र किया है, कैसा रहा है और क्या प्लान्स है फ्यूचर के, क्या सोचा हुआ है आपने आगे? जी 2022 में मैंने मुल्क के अंदर जो है वो 39,500 किलोमीटर सफ़र किया था, जो कि सबसे ज़्यादा एक कैलेंडर ईयर में पाकिस्तान में रिकॉर्ड किया गया। और उसमें मैंने ग्वादर से लेके केटू तक और नॉर्थ से वेस्ट, ईस्ट से साउथ, इस तरह मैंने तकरीबन ही सारे इलाके जो हैं वो घूमे हैं। और फ्यूचर में मेरे प्लान्स जो हैं वो कोई पैमाई की तरफ भी मैं अभी आ रहा हूँ, चूँकि अभी रिसेंटली मैंने केटू एक्सपीडिशन पे तकरीबन कोई 45 दिन गुजारे हैं केटू बेस कैंप और इस एक्सपीडिशन पूरे पे। और मैं एक एक्सपीडिशन टीम का हिस्सा था, तो उधर क्लाइंबर्स को और बाकी लोगों को देख देख के मुझे भी हाई एल्टीट्यूड माउंटेनियरिंग का शौक़ पड़ा। और इंशाल्लाह अगले साल कोई ऐसी पीक हम सेलेक्ट करेंगे जिस पे हम खुद भी जाएंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, बहुत सारे पाकिस्तानी इस वक्त आपको देख रहे हैं, आपसे इंस्पायर भी हो रहे हैं। आपको अवार्ड मिला है, ज़ाहिर है आप बहुत सारे ट्रैवलर्स के लिए या जो इस तरह से शौक़ रखते हैं एक्सप्लोर करने का, उनके लिए इंस्पिरेशन है। इस तरफ आना चाहते हैं जो लोग, उनको आप क्या मशवरा देंगे, क्या एडवाइस देंगे? पाकिस्तान में जो टूरिज़म अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे इलाके हैं जो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड हैं और जिनको घूमने की और जिनको बाकी लोगों को दिखाने की ज़रूरत है। तो जो लोग पाकिस्तान में ट्रैवलिंग के शौकीन हैं उनके लिए तो मेरा यही मैसेज है कि वो नई जगहों पे जाएं, नई जगहें दरियाफ़्त करें। और यूजुअल लोकेशंस जो हैं जिस तरह मरी, नारान, स्कर्दू, इनसे हट के भी पाकिस्तान में बहुत कुछ है। फिर कोस्ट लाइन पे बहुत कुछ है, बलूचिस्तान में बहुत कुछ है, उनको देखने की ज़रूरत है और उनको बाकी लोगों को भी दिखाने की ज़रूरत है। डेफिनेटली बाकी लोगों को भी दिखाने की ज़रूरत है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल टूरिज़म के हवाले से इस तरह से है कि जो चीज़ें एक्सप्लोर हो जाती हैं अब वहाँ पे टूरिस्ट का रश पड़ता है। एज अ टूरिस्ट आप क्या समझते हैं, हमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए और इन इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए ताकि पाकिस्तान के अंदर टूरिज़म को हम प्रमोट कर सकें? जी बिल्कुल, ये तो हमारा अलमिया है कि हमें बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि हमारी मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है और उसका ये अकीदा है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। बहरहाल जब भी हम हमारे जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं वो किसी भी लोकेशन पे जाते हैं तो वो सफाई का ख्याल नहीं रखते और जो भी नई जगह जिधर लोगों का एक रुझान पड़ता है वो कचरे का ढेर बन जाती है। और इसको कोप अप करने के लिए ना ही हमारे गवर्नमेंट के पास कोई मेकनिज़म है और ना ही हमारे जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं उनको इतनी अवेयरनेस है कि वो किसी भी इलाके में जाएं तो वहाँ पे सफाई का ख्याल रखें। इसी तरह जब कोई इलाका डेवलप होता है तो वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उस पर कोई चेक एंड बैलेंस हो। आपने फेरी मेडो की मिसाल दी, जैसे तो फेरी मेडोज़ पे जब टूरिस्ट जाने लगे और वहाँ पे लोगों का रुझान बढ़ने लगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हो गई, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं थी, वहाँ पे बिजली नहीं है, वहाँ पे हीटिंग का कोई बंदोबस्त नहीं है, वहाँ पे कुकिंग के लिए कोई इस तरह का नहीं है। तो वो उन लोगों ने फिर टूरिस्ट को फैसिलिटेट करने के लिए उधर से ही जंगल काट के और लकड़ी जलाने शुरू कर दी और उन्हीं लकड़ियों के जंगल काट के जो कॉटेजेस बनाने शुरू कर दिए, जिसकी अब इसको देखना और इस पे चेक रखना गवर्नमेंट का काम है और मुतल्लिका इदारों का काम है, जो कि इसमें बुरी तरह फेल हुए और फैसिलिटीज़ भी नहीं प्रोवाइड कर सके। और वहाँ पे जो डिफॉरेस्टेशन हुई, वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हुई, उस पे भी उनका कोई चेक नहीं था। तो ये लोगों की तो जिम्मेदारी बनती है कि जिस इलाके में जाएँ तो वहाँ पे सफाई का ख़ास ख्याल रखें। इसके साथ साथ गवर्नमेंट की भी एक बुनियादी जिम्मेदारी बनती है, हमारे टूरिज़म के इदारे हैं, मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट है, वो अपने काम में बुरी तरह फेल हो रही है अभी तक। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच तहसीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपका काम बहुत अच्छा है, वी रियली अप्रिशिएट आप जैसे लोगों
की ज़रूरत है पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान का इतना खूबसूरत इमेज दिखा रहे हैं दुनिया को। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। क्रिकेट के हवाले से आपको पता है हम बात करते हैं, और अभी फ़िलहाल जो टेस्ट मैच है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड जो कि मुल्तान में हो रहा है, पाकिस्तान को एक इनिंग्स और 47 रन से शिकस्त देकर सीरीज़ जो है इंग्लैंड ने 1-0 की बढ़ती इस पर हासिल कर ली है। फ़िलहाल जो सूरत हाल है ये अगर हम बात करें तो इंग्लैंड टीम ने की जो ट्रिपल सेंचुरी है उनके प्लेयर हैरी ब्रूक की, और जो रूट की जो डबल सेंचुरी है उसकी बदौलत 823 रन्स का एक बड़ा हदफ दिया, जिसके जवाब में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन आपके सामने थी। आपने मुलाहिजा किया होगा, मेरे तो लफ्ज़ ही ख़त्म हो गए हैं। दूसरे टेस्ट मैच के लिए जी पाकिस्तानी टीम में अहम तब्दीलियाँ की गई हैं, जिसमें बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप कर दिया गया है। नए स्क्वाड में जी कप्तान शान मसूद हैं, सऊद शकील हैं, अब्दुल्ला शफीक है और आमिर जमाल शामिल हैं। दूसरे टेस्ट का आगाज जी मुल्तान में होगा। अब देखना है कि पाकिस्तान जो अपनी इस कारकर्दगी है जो पहले टेस्ट मैच के अंदर रही है, इसमें क्या बेहतरी ला सकता है। काशिफ मजीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। काशिफ साहब थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए? ठीक ठाक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काशिफ साहब मैच आपने भी देखा, हमने भी देखा। मैं आप जब आते हैं हमारे शो में तो मैं थोड़े लफ्ज़ों का से एहतियात बरतती हूँ कि मैं ऐसे कोई लफ्ज़ इस्तेमाल ना करूँ, लेकिन कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही हमारी। नहीं, अगर आप शर्मनाक, अजियतनाक और इस किस्म के बहुत सारे नाक कहना चाहती हैं तो मैं यकीन जाने कोई एतराज़ नहीं है। नहीं, मैं कहना चाहती हूँ, मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन अब मैंने ना वो नहीं कहा, लेकिन नाक कट गई है हमारी, फेंटी पड़ गई है, ये मैंने सोफिस्टिकेटेड अल्फाज का इस्तेमाल किया। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सोफिस्टिकेशन के लिए, बिकॉज हमारे पास इतने लफ्ज़ हैं कि अपने मुनासिब लफ्ज़ों में भी बता सकें कि होई चंगी नहीं साढ़े दाल। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि क्यों ऐसा हुआ, इसको पहले डिस्कस कर लें। बिल्कुल। इस सीरीज के स्टार्ट होने से पहले, इवन बांग्लादेश से पहले, शायद हम इसी तरह प्रोग्राम में बैठे थे और मैंने यही कहा था कि जो टेस्ट मैचेस या टूर्नामेंट्स होते हैं ये बॉलर्स जितवाते हैं। टेस्ट मैच की बात करें, 20 आउट करेंगे दूसरी टीम को तो जीतेंगे, वरना कोई तरीका ही नहीं है कि हम जीतें। यहाँ पे डकवर्थ लो, तो लगता नहीं है कि बारिश की वजह से जीत जाए। एक ही तरीका है, दूसरी टीम के 20 खिलाड़ी आउट कर दें तो जीत जाए। अगर हम 19 करेंगे तो भी टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाएगा। अब अगर मैं अपनी बॉलिंग लाइन पे निगाह डालूं, बॉलर्स को गौर से देखूं, तो मुझे नॉट अ सिंगल बॉलर कि जो 5 विकेटें इनिंग्स में ले सकता हूं। अब मैं नाम ले लेता हूं, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह। शाहीन शाह अफरीदी का टोटल करियर अगर उठा के देखें, पहले 3 ओवर्स के अलावा हमें उनके करियर की कोई हाईलाइट्स ही नजर नहीं आती। जब भी हम उनको कोई बड़ा बॉलर बना के सामने रखते हैं, उनका एक प्रोमो सा बनाते हैं जैसे हम टीवी चैनल्स के लिए बनाते हैं, तो उनके पहले 2-3 ओवर्स के आउट होंगे, जिसमें वो बॉल अंदर आ रहा होगा तो शायद रोहित शर्मा को आउट कर दिया, या फिर केएल राहुल को आउट कर दिया जो T20 वर्ल्ड कप था, एलेक्स हेल्स को आउट कर दिया ऑस्ट्रेलिया में। यही विकेट्स हमारे सामने आती हैं। कितनी बार हमने प्रोमो बनाते हुए ये देखा कि शाहीन आफरीदी ने रिवर्स हुई तो बड़ा अच्छा आउट कर दिया। कितनी दफा हमने ये देखा कि शाहीन ने जो है वो लेंथ बॉल की, स्लिप्स लग गई और बैट्समैन आउट हो गया। रिवर्स हो रही है, स्लिप्स लग रही हैं, या बाउंसर करते हुए शाहीन ने आउट कर दिया। हार्डली 2 से 3 उनके आउट करने के प्रोसेसेस हैं, वो भी नए बॉल पे। चले, ये भी हो गया। नसीम शाह बहुत अच्छा खेल रहे थे, थैंक्स टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 6 महीने तो पता ही नहीं लगा वो इंजर्ड है, उनको इंजेक्शन दे दे के खिलाते रहे। और एन वर्ल्ड कप से पहले जब वो कोलैप्स कर गए तो वो फिर ट्रीटमेंट के लिए चले गए, वापस आए तो वो वैसे नसीम शाह नहीं थे कि जैसे इंजरी पे जाने से पहले थे। ये एक और सवाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे, ये किस किस्म का रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है कि हर प्लेयर जो इंजर्ड होने के बाद आता है वो 10 किलोमीटर कम ही होता है। अच्छे खासे 140 में बॉलिंग करते हुए 125-130 के बॉलर्स बन जाते हैं। दूसरी तरफ मैं नाम नहीं लेना चाहता, बॉर्डर पार से हमने ये भी देखा कि एक बंदा तकरीबन जानलेवा एक्सीडेंट से वापस होकर आया और वो सेंचुरीज कर रहा है। एक बंदा तकरीबन बैक उसकी टूट गई थी, जसप्रीत बुमराह, आज वो वर्ल्ड्स बेस्ट बना हुआ है। सो क्या हमारे रीहैब में मसला है, खुराक में मसला है, हमारी नीयत में मसला है, ये हमारी कैपेबिलिटीज में मसला है? ये मसाइल तो एक देखने। फिर
अगेन पाकिस्तान की क्रिकेट में पिछले 5 सालों में कौन सा ऐसा स्पिनर आया कि जो आउट कर सकता हो? साजिद को यूज किया हमने, फिर नोमान अली को यूज किया, 2 टेस्ट मैच उनके फ्लॉप हुए, हमने उनको थैंक यू करा दिया। अच्छा जी, अगला बॉलर कौन है? एबरार मिस्ट्री स्पिनर है। मैंने नहीं आज तक किसी टीम में देखा टेस्ट क्रिकेट में खास तौर पे कि मिस्ट्री स्पिनर को टेस्ट क्रिकेट खिला दी गई हो। अजांथा मेंडिस, सुनील नारायण और न जाने हसारंगा, न जाने कितने बॉलर्स हैं, वो सारे T20 फॉर्मेट के बॉलर हैं। T20 फॉर्मेट के लिए इसलिए बॉलर हैं कि आपको छोटे महदूद ओवर्स में बड़ी शॉट के लिए जाना है। अगर आप बॉल हाथ से नहीं पिक कर सके तो यू गॉट लेट और उस पर आप आउट हो जाएंगे। मैंने मिस्ट्री स्पिनर को LBW बोल्ड करते हुए बड़ा कम देखा है, खासतौर पे जब बैट्समैन जब वो डिफेंसिव स्ट्रोक्स खेल रहा हो। हमने मिस्ट्री स्पिनर्स का हवा बना दिया था। एक मैच हो गया तो उसने इंग्लैंड के साथ आउट कर दिए। इंग्लैंड और या ऑस्ट्रेलिया या किसी भी टीम की बात करें, प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ आते, वो कहते हैं ना पहली दफा उनको चाप हो गई थी, हर दफा नहीं होगी। उसके बाद उन्होंने मिस्ट्री स्पिनर के साथ क्या किया है, हम पिच को दोष दे लें, हम किसी चीज को दोष दे लें, मसला ही नहीं। फिर फास्ट बॉलिंग का हमने पहले ही तस्करा कर दिया, स्पिनर्स हमारे पास मौजूद नहीं है। बैट्समैन से हम क्या तवक्को करेंगे? बैट्समैन ने कर दिए पहली इनिंग्स में। दुनिया में कितनी टीमें होंगी जो पहली इनिंग्स में 550 करें और फिर भी हार जाए? हम हैं। इसलिए क्योंकि हम सारी जिंदगी हिस्टोरिकली अपनी बॉलिंग लाइन पे खेलते हैं। 150 करके हम टीम स्काउट करते रहे, 200 करके टीम स्काउट करते रहे, बट अनफॉर्चुनेटली इस बार क्या हुआ? इस बार ये हुआ कि हमने सोचा कि हम बैटिंग के जरिए से जीतेंगे। टेस्ट क्रिकेट या टूर्नामेंट्स बैटिंग से नहीं जीते जाते। ये आपको वन ऑफ डे में कोई अच्छा बैट्समैन परफॉर्म कर जाएगा, जीत जाएंगे, बट इट्स ऑलवेज द बॉलर्स जो परफॉर्म करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली ये वाला कॉलम हमारा खाली है। ये जिस सर्जरी की मोहसिन नकवी साहब बार बार बात करते हैं, वो सर्जरी है जो आज हम अपने शो में कर चुके हैं। जिस तरह से काशिफ ने आपको बैकग्राउंड बता दिया है, जिस तरह से हमारी पूरी टीम का एनालिसिस है, आई वंडर काशिफ कि आप और मैं यहाँ बैठकर ये बात कर रहे हैं। एक क्रिकेट बोर्ड है जिसके अंदर इतने सारे ऑफिशियल्स हैं, प्लेयर्स हैं, मैनेजमेंट है, उनको इन चीज़ों का क्या वाकई इदराक नहीं है जो आप और मैं एटलीस्ट चले सुन ही लें किसी को कि ये हमारी टीम के अंदर मसाइल हैं, हम कैसे लेके चल रहे हैं, हमारी बॉलिंग, हमारी बैटिंग, हमारे प्लेयर्स, उनकी फिटनेस, उनकी इंजरीज, उनकी रिहेबिलिटेशन, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो बहुत बेसिक हैं। अगर आपने राइट पीपल फॉर द राइट जॉब रखे होते तो आज हमें ये नताइज ना भुगतने पड़े होते। आसान कर लेते ना, आसान। मैं अपने घर में मौजूद हूँ, आप स्टूडियो में मौजूद हैं, हम अनबायस्ड अपने आप को अभी तक कह रहे हैं। मैंने बाबर आजम की PR टीम में शामिल नहीं होना, मुझे शाहीन शाह अफरीदी की वो कहते हैं उसकी लाइफ से कोई गर्ज नहीं। मुझे ये गर्ज नहीं है कि मेरे क्लब का प्लेयर या मेरे डिपार्टमेंट या मेरे रीजन या मेरी फ्रेंचाइज का प्लेयर जो है वो पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट हो जाए। मुझे सिर्फ एक चीज से गर्ज है, जो कि आपको भी है, कि पाकिस्तान चीज है। अब इस चीज की गर्ज के पीछे मेरे लफ्ज भी अनबायस्ड होंगे, आपके लफ्ज भी अनबायस्ड होंगे। अभी देख लीजिए, मजाक दर मजाक हमारे साथ ये है, अलीम डार साहब क्रिकेट खेलने का तजुर्बा नहीं रखते, सुपरवाइज करने का तजुर्बा रखते हैं, हमने उनको सिलेक्टर बना दिया। चलिए, मुझे कोई इतराज नहीं है, हम इतने तजुर्बे कर रहे हैं, ये भी करके देख लें। लेकिन अफसोस होता है कि एक फ्रेंचाइज का ऑल इन ऑल जो है वो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में शामिल है, वो फैसला ये करेगा कि पाकिस्तान का टैलेंट कौन है, क्या है, जबकि उसका अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये कहता है कि वो अपनी फ्रेंचाइज को सपोर्ट करे और उसके प्लेयर्स की बात करे। यानी लाहौर कलंदर से अब अगर कोई प्लेयर आएगा परफॉर्मेंस पे भी, तो भी हम ये कहेंगे कि ये तो भाई साहब इन्होंने सिलेक्ट करके भेजा है, जिनका नाम आकिब जावेद है। हम तजुर्बा जरूर करें, लेकिन ये तो बड़ी बेसिक्स है। किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक प्रॉपर एक पेज होता है जो साइन किया जाता है, एक उसके हवाले से बात की जाती है। हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहे हैं और हमें ये नहीं पता कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है। हम फ्रेंचाइज मॉडल में से एक बंदा उठा लेते हैं, क्या साबित कर रहे हैं? चले मुझे ये बता दें, आकिब जावेद बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे होंगे, पाकिस्तान की क्रिकेट की बहुत खिदमत है, क्या ये बता सकती हैं कि आखिरी मर्तबा उन्होंने ऐसी टीम कब तश्कील दी जिसने 4 दिन की या 5 दिन की क्रिकेट खेली हो? वो T20 के सिलेक्टर हैं, वो T20 मतलब वो एक तरफ बरमला इस बात का इजहार करते हैं कि हारिस रऊफ जो है वो लाहौर कलंदर्स की प्रोडक्ट है, उसको हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट या 5 डे क्रिकेट नहीं खेलने देंगे, वो हमारे लिए T20 खेलेगा। दूसरी तरफ वो आके पाकिस्तान के लिए टेस्ट स्क्वाड बनाएंगे।
हम मजाक तो करना चाहते What an irony, हमारा हम sense क्या of कर रहे हैं काशिफ, ये हम क्या कर रहे हमारा हैं? सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ना वो अब दूसरों के लिए तंज बनता जा रहा है, अपने लिए नहीं रहा। पहले हम अपना मजाक करके खुश होते थे, अब हम दूसरों के जज्बात का मजाक उड़ा रहे हैं, और यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। सर्जरी जरूर करें, हमने 3 प्लेयर्स बाहर कर दिए, एक लंबी डिबेट है हाँ या ना, दोनों ही तरीके से की जा सकती है, लेकिन हम जब जिन लोगों ने अगेन मैंने फखर जमान मेरे वो आइडियल बनते जा रहे हैं, जब उन्होंने ये कह दिया कि साहब सर्जरी करते हुए सिर्फ प्लेयर्स ही क्यों जेन में याद आते हैं, ये आपके राइट लेफ्ट जो बैठे हुए लोग हैं ये फरिश्ता सिफ्त पाए गए हैं, ये गलती से मुबर्रा हैं या ये इनसे कुछ कर नहीं सकते। तो सवाल फिर यही है कि हम या तो सर्जरी करते हुए सिर्फ प्लेयर्स को मद्देनजर रखें या अपने आसपास बोर्ड ऑफिशियल्स को रखें। बोर्ड ऑफिशियल्स को रखेंगे तो मेरा ख्याल है ज्यादा अच्छी सर्जरी होगी, बिकॉज मेरा ख्याल है मरीज जो है उसकी सर्जरी से बेहतर है कि डॉक्टर जो है वो काबिलियत वाला लेके आया जाए। क्या बात है, मरीज से बेहतर है कि डॉक्टर काबिलियत वाला हो। थैंक यू वेरी मच काशिफ, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। काशिफ मजीद हमारे साथ मौजूद थे जी। पाकिस्तानी टीम की जो पहले टेस्ट मैच के अंदर शिकस्त है और जो फेंटी हमें पड़ी है उस पर हम तज्जिया ले रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बहुत शुक्रिया जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।